नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और धार्मिक हकों का एक बड़ा मामला बन गया है। हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की, जिसे लेकर रूलिंग बीजेपी और अपोजिशन आमने सामने आ गई है। क्या ये बिल सच में वक्फ प्रॉपर्टीज की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए है या फिर अपोजिशन का दावा सही है कि एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है वक्फ बोर्ड को कमजोर करने का? चलिए इस मुद्दे को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, वक्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जिसमें किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंडर आती है और उनका इस्तेमाल एजुकेशन, चैरिटी और वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर करप्शन और ओपेक मैनेजमेंट के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी वजह से सरकार इसमें सुधार लाना चाहती है, कम से कम उनका ये कहना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे काम करने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जो मेजॉरिटी वोट से अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर चुकी है और अब ये बिल लोकसभा के बजट सेशन में डिस्कस होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए भी द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट एग्जामिनिंग द वक्फ अमेंडमेंट बिल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला on Thursday, January 30, 2025, where panel chairperson Jagdambika Pal met Mr. Birla at his Parliament House office and handed over the report. लेकिन अपोजिशन ने इस पर एकदम से वार छेड़ दी है। क्यों, चलिए समझते हैं। बीजेपी वर्सेस अपोजिशन, ये जंग किस बात की है? बीजेपी और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये बिल मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक जरूरी कदम है। गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है और मैनेजमेंट सिस्टम आउटडेटेड है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस, AIMIM और DMK का कहना है कि ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर एक डायरेक्ट अटैक है। उनका कहना है कि ये एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है वक्फ बोर्ड्स का कंट्रोल कमजोर करने का और माइनॉरिटीज की रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टीज ने बिल का विरोध किया है तो ये गलत होगा। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने भी इस बिल पर अपनी सख्त नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड ने ये भी कहा है कि ये अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किए जा सकते हैं। तो क्लियरली ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं बल्कि एक लीगल बैटल भी बन चुकी है। सोर्सेज ने बताया भी कि बोर्ड ने प्रमुख वक्फ अधिनियम के नामकरण को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट में बदलने के कदम पर भी आपत्ति जताई थी। बोर्ड का कहना था कि वक्फ शब्द मुस्लिम समाज के लिए एक भावनात्मक जोड़ है और इसके नाम में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं है। बोर्ड ने बोहरा और आगा खानी मुसलमानों को सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के अलावा अलग वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति देने के कदम को षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी बताया जा रहा है, जो कि वक्फ के एकजुट करने के उद्देश्य के विरुद्ध है। इसने ये भी कहा कि ये कदम एक पैंडोरा बॉक्स खोल देगा और भी ज्यादा विवादों और मुकदमों का निमंत्रण देगा। कर्नाटका बोर्ड ने सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में गैर मुसलमान व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति पर भी सख्त आपत्ति जताई है। साथ ही किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने पर भी विरोध जताया है। सोर्सेज के अनुसार रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोर्ड ने कहा कि ये पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 सबसेक्शन 5 के विरुद्ध है, जो कहता है कि किसी धार्मिक संस्था या उसके प्रबंधन से जुड़े पद पर केवल उसी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं। बोर्ड ने ये भी कहा कि ये संशोधन तर्की नहीं है क्योंकि अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के लिए उनके अपने धर्म के लोग ही चुने जाते हैं। ये अधिकार को छीन लेता है और सरकार की मनमर्जी से सदस्य की नियुक्ति करता है, जो कि स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कर्नाटका बोर्ड ने उठाया वो था कि वक्फ की निष्ठा सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा की जाए जो कम से कम पिछले 5 सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। बोर्ड का कहना था कि संशोधन गंभीर उल्लंघन है। अहम चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं वो ये हैं कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में शामिल करने का प्रोविजन। अपोजिशन का कहना है कि ये रिलीजियस ऑटोनॉमी के खिलाफ है। बोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को अलग बोर्ड्स बनाने की सुविधा देना, इसको कम्युनिटी डिवाइड करने की एक चाल मानी जा रही है। और मुस्लिम जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको वक्फ प्रॉपर्टीज डोनेट करने से रोका जाएगा। ये क्लॉज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये रिफॉर्म है या एक हिडन एजेंडा? क्या हो सकता है आगे? दोस्तों, अब ये देखना होगा कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है या नहीं। गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो चांसेस ज्यादा है कि ये बिल पास हो जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिशन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाया और प्रोटेस्ट और लीगल चैलेंजेस शुरू किए तो ये एक और बड़े कोर्ट रूम ड्रामा की शुरुआत हो सकती है।
अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 काफी क्रिटिकल है क्योंकि इसमें 44 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है जो वक्फ बोर्ड की पावर्स और उनकी अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करते हैं। लेकिन बात तब और इंटरेस्टिंग हो गई है जब जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा जो एमपीज कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनकी बात गलत है। हर अमेंडमेंट पर वोटिंग हुई है और सब कुछ रिकॉर्ड पे है। ये सब बातें इसलिए भी उठी थी क्योंकि बीते दिन जेपीसी ने रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट में 14 ऑल्टरेशंस को पास किया है और अपोजिशन के सजेस्टेड 44 अमेंडमेंट सबको ही रिजेक्ट किया था। जेपीसी चेयरमैन ने अपोजिशन के लीडर्स जैसे कल्याण बैनर्जी, ए राजा, असाउद्दीन ओवैसी को डिसरप्ट करने का दोष दिया और क्लेम किया कि जेपीसी की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट थी। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि रिवाइज्ड बिल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और कल दिल्ली में जेपीसी रिपोर्ट अडॉप्ट करने की मीटिंग होगी। अब इस मामले में जेपीसी चेयरमैन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल की कही बातें सुन लेते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बैनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पे वोटिंग होती है। ये प्रक्रिया है और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। तो क्या ये बिल सच में रिफॉर्म है या एक पॉलिटिकल मूव, ये तो समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड्स में रिफॉर्म की जरूरत है या फिर ये एक छुपा हुआ एजेंडा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।